नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इग्लो पीसीएस में। और ये वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूं क्योंकि इससे पहले मैंने जब बनाई थी तो ये माइक में लगाना भूल गया। इसी वजह से वो पूरी वीडियो, कम से कम मैंने 1 घंटा 40-45 मिनट की वीडियो बनाई थी और वो पूरी वीडियो बेकार हो गई। लेकिन वो सारा जो मैंने पढ़ाया था वो लिखा हुआ है, तो अब दोबारा लिखने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से वीडियो ये छोटी ही बन जाएगी और आप लोगों को लिखने की वैसे भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ये आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, ये जो हमारी वीडियो रहने वाली है, आज हम जो संविधान जो है हमारा, उसमें जो फंडामेंटल राइट है उस टॉपिक को पूरा का पूरा आज हम कवर करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग पैट का सिलेबस उठा के देखोगे तो पैट के सिलेबस में संविधान में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगी आपको, वो है फंडामेंटल राइट। तो इस पूरी क्लास में मैं आपको पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट एक ही वीडियो में बता दूंगा, जिससे आपका प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पूरा रिवीजन करने के लिए फंडामेंटल राइट की ये एक ही क्लास काफ़ी है। देखो, मूल अधिकार बेसिकली है क्या, पहले मैं आपको बता देता हूँ। मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनके माध्यम से किसी भी राष्ट्र के नागरिक अपना सर्वांगीण विकास करते हैं। अगर आपको विकास करना है तो आपको कुछ स्वतंत्रताएं चाहिए होंगी। जब हम गुलाम थे तो गुलामी के समय हमारे पास बहुत सारे अधिकार नहीं थे, बहुत सारी स्वतंत्रताएं नहीं थी। यही कारण था कि हम अपना प्रॉपर विकास नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अंग्रेज हमें कुछ करने की आज़ादी देते ही नहीं थे। आप कितने भी बुद्धिमान हो, लेकिन सेना में या प्रशासन में उच्च पदों पर नहीं जा सकते, वहाँ कोई अंग्रेजी जाएगा। तो जब हम आज़ाद हुए तो हमने तय किया कि इस प्रकार की जो मानसिकता है इसको हम बदलेंगे और हम भारत के सभी नागरिकों को एक साथ एक समान मानते हुए उनको बराबर का अधिकार देंगे, जिससे वो नागरिक अपना सर्वांगीण विकास, अपना होल सोल डेवलपमेंट कर सके। इसी के लिए आवश्यक है हमारे फंडामेंटल राइट, और ये भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त है साथियों, याद रखना। ठीक है, तो ये है हमारे मूल अधिकार जिनसे देश के नागरिक अपनी तरक्की करते हैं, अपना विकास करते हैं। क्योंकि अगर ये नागरिक अपना विकास कर लेंगे तो देश का विकास अपने आप हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो यही है हमारे मूल अधिकार, जिनको मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, कुछ भी कह लो, इन्हें कहा जाता है। ये भारतीय संविधान के भाग 3 में है, याद रखना, भारतीय संविधान के भाग 3 में है। और अनुच्छेद आपको मिलेगा इसमें 12 से लेके 35 तक। तो भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आपको भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान में देखने को मिलेगा। कहां से लिए गए हैं साथियों? तो याद रखना, इनको हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है, यूएसए के संविधान से इनको लिया गया है। ठीक है, वर्तमान में कोई पूछे कितने मूल अधिकार है हमारे पास वर्तमान में, तो साथियों वर्तमान में हमारे पास साथियों 6 मूल अधिकार हैं। लेकिन जब मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था तब इनकी संख्या थी 7। तो पेपर में पूछा जाएगा प्रारंभिक अवस्था में कितने मूल अधिकार हुआ करते थे? प्रारंभिक अवस्था में 7 मूल अधिकार हुआ करते थे। लेकिन आज कितने मूल अधिकार हैं? आज हमारे पास 6 मूल अधिकार है। कौन सा मूल अधिकार हटा दिया? तो संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसको हमने हटा दिया 42वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। क्यों हटा दिया? क्योंकि वो देश की तरक्की में बाधक बन रहा था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आज हमारे पास 6 मूल अधिकार हैं। कौन कौन से हैं वो भी यहाँ लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। पहला मूल अधिकार है हमारे पास समानता का अधिकार, सब लोग एक बराबर है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसका उल्लेख है। सब लोग एक बराबर है, सब लोग समान है, यही है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसका उल्लेख मिलता है। फिर है दूसरा अधिकार हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें स्वतंत्रताओं का उल्लेख है, इसमें बोलने की आज़ादी है, इसमें भारत में कहीं घूमने फिरने की आज़ादी है। इसी में आपको अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण मिलता है। इसी में जीने का अधिकार है। तो सारी चीज़ें इसमें है। तीसरे नंबर पे आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, कि आपका कोई शोषण नहीं करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में इसका उल्लेख मिलता है। फिर आती है धार्मिक स्वतंत्रता। चौथे नंबर का जो फंडामेंटल राइट है यह है धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है कि सब लोग धार्मिक रूप से अपने क्रियाकलापों को कर सकते हैं। सभी लोगों को आज़ादी है कि वह अपनी धार्मिक चीज़ों को करें। ठीक है, ठीक है, ये है। 5वें नंबर का जो अधिकार है वो है संस्कृति का अधिकार। संस्कृति यानी आपको अपनी शिक्षा, आपको अपनी संस्कृति, अपना कल्चर बचाने का पूरा अधिकार है। और ये आपको आर्टिकल नंबर 29 और 30 में देखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है 6ठे नंबर का, जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि आता है अनुच्छेद नंबर 32 में, इसको आप स्पेशली याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके मूल अधिकारों का कोई हनन करता है, मान लो किसी जिले के एसपी साहब या डीएम साहब ही आपका शोषण करने लगे, आपके मूल अधिकारों का हनन करने लगे, तो आप कहाँ जाओगे? पुलिस में जाओगे क्या? भाई एसपी साहब आपका शोषण कर रहे हैं तो पुलिस में जाकर क्या फायदा होगा? जिले के सबसे बड़े अधिकारी हैं। तो ऐसी स्थिति में काम आएगा क्या? ऐसी स्थिति में काम आएगा आर्टिकल नंबर 32, जिसके माध्यम से आप अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके अपने मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ना जाना चाहो तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट की भी शरण ले सकते हो। ये बहुत बड़ा अधिकार है, वरना कोई केस कितना भी बड़ा हो सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट की बात आएगी तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट जा सकते हैं। और ये इतना महत्वपूर्ण है साथियों, इसीलिए इन्हें कहा जाता है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। याद रखना, मूल अधिकार को हम क्या बोलते हैं? मूल अधिकार को हम लोग बोलते हैं भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है महाअधिकार पत्र, जहां पर आपको अधिकार मिलते हैं उसे हम कहते हैं मैग्ना कार्टा। जैसे आपको याद होगा, जब मैं आपको अंग्रेज पढ़ा रहा था, इतिहास पढ़ा रहा था, तो वहां पर मैंने बताया था कंपनी के इतिहास का मैग्ना कार्टा। वो क्या था? वो था फारूक सियार का दस्तक। याद है आपको कि नहीं? क्योंकि उसमें कंपनी को बहुत सारे अधिकार मिल गए। वैसे ही इसके अंतर्गत भारतीय नागरिकों को अधिकार मिले हैं, तो ये है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। अब साथियों कुछ और बातचीत करते हैं हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो देखो, हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे आपको बेहतर दिखाई दे। अब हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं साथियों जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। यानी फंडामेंटल राइट जो है वो भारतीय लोगों के लिए भी होते हैं और भारत में अगर कोई विदेशी आता है तो उनको भी होते हैं। जैसे मान लो अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 21 है जीने का अधिकार, आप जीवित रहोगे, तो ये अधिकार भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त है और भारत में अगर कोई ऑस्ट्रेलिया का नागरिक आ जाता है घूमने फिरने, उसको भी मिलेगा ये अधिकार। लेकिन कुछ एक्सक्लूसिव राइट ऐसे हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं। जैसे अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या है? अनुच्छेद 15 है कि राज्य लिंग, वंश, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ उसके लिंग को लेकर के, उसके वंश को लेकर के, जाति को लेकर के किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होगा, अंग्रेजों पर यह लागू नहीं होगा। उनके साथ राज्य भेदभाव कर सकता है विभिन्न आधारों पर, ठीक है। दूसरा है अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के अवसर में समानता। यह अधिकार भी केवल भारतीयों को ही मिला हुआ है। लोक नियोजन के अवसर में समानता का मतलब हो गया सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरी में केवल भारतीय लोग ही शामिल होंगे, कोई विदेशी यहाँ करके शामिल नहीं हो सकता। वो ये कि साहब हमें भी यहाँ जो है बीपीओ का फॉर्म भरना है, लोअर पीसीएस का फॉर्म भरना है, वो नहीं भर पाएगा। फिर है आर्टिकल नंबर 19, बोलने की आज़ादी। तो बोलने की आज़ादी एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है साथियों, जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, क्योंकि वो भारत के नागरिक हैं। तो भारत के नागरिक होने के नाते अगर आपको योगी जी की बुराई करनी है, मोदी जी की बुराई करनी है, आप कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और आप जैसे देखो, बुराई करते समय जो भाषा आप इस्तेमाल करोगे वो संसदीय होनी चाहिए। गाली गलौज दोगे तो पेले जाओगे, सीधी बात है, इसमें क्या दो राय है। लेकिन आप कभी नेताओं को देखिए, जैसे मेरी जो फेवरेट नेता है वो है मायावती जी। मायावती जी का कभी आप कोई भाषण देखना, जब वो विरोध कर रही हो, चाहे योगी जी का या मोदी जी का, आप देखना उनके भाषण की एक एक लाइन एकदम सटीक होगी, एक एक सदी हुई लाइन होगी, और वो अपनी पूरी बात भी कह लेंगी और विरोध का विरोध हो जाएगा। और उसमें कोई ऐसी भी बात नहीं होगी जिसको लेकर के उनका मजाक बने। आपने देखा होगा सभी नेताओं का मजाक बनता है, सभी नेताओं के मीम्स बनते हैं, चाहे योगी जी हों, चाहे मोदी जी हों, और राहुल गांधी तो खैर राहुल गांधी हैं, उनके बारे में तो हम क्या ही कहें। लेकिन कभी आपने मायावती जी का नाम मीम्स में नहीं सुना होगा, क्योंकि वो टू द पॉइंट बात करती हैं और केवल अपने मुद्दे की ही बात करती है, इधर उधर की कोई बात नहीं करती। ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसीलिए बोलने की आज़ादी हमारे पास है, लेकिन ये आज़ादी केवल भारतीय नागरिकों को ही है कि तुम भारत सरकार की बुराई करो। विदेशी नागरिक कोई भारत की बुराई करेगा भारत में रहकर तो तुरंत उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा कि चलो यहाँ से भागो अपने देश में। फिर है आर्टिकल नंबर 29, अल्पसंख्यकों का संरक्षण। भारत में जो अल्पसंख्यक हैं उनको संरक्षण करने की जिम्मेदारी भारतीय संविधान की है, भारतीय राज्य की है, और वो पूरी तरीके से करेगा।
विदेशी अगर कोई व्यक्ति हमारे यहाँ घुस आता है, जैसे रोहिंग्या घुसे आए चोरी चोरी, बहुत सारे रोहिंग्या हैं इंडिया में, या कोई और व्यक्ति विदेशी घुसे आया इलीगल तरीके से, तो उसको संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी नहीं। फिर है आर्टिकल नंबर 30, जो भी अल्पसंख्यक हैं वो अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अपने स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं, उनका प्रशासन कर सकते हैं, उनकी पढ़ाई को सेट कर सकते हैं। तो ये वो अधिकार है साथियों जो केवल और केवल किसको प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ये ध्यान रखना, ये एक एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, 15, 16, 19, 29, 30 पेपर में आएगा। इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है विदेशियों को प्राप्त नहीं है, तो ध्यान रखना, पेपर में आएगा तभी कर पाओगे जब इसको अच्छे से पढ़ा होगा। आगे की हम बात करें साथियों, तो आगे की बात में हमें पता चलता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इनको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, या किसी संस्था ने, किसी सरकार ने, या किसी ने भी, किसी व्यक्ति ने आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस मामले को लेकर के कोर्ट जा सकते हो, न्यायालय आपको पूरी सहायता करेगा। लेकिन कोर्ट भी कौन से, तो या तो आप जाइए उच्च न्यायालय या जाइए सर्वोच्च न्यायालय। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मूल अधिकारों को लेकर के कोई भी मामला या तो हाई कोर्ट जाएगा अनुच्छेद 226 में, या सुप्रीम कोर्ट जाएगा अनुच्छेद 32 में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को यह अधिकार नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर सुनवाई कर सके। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। दूसरा, मूल अधिकार असीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट अनलिमिटेड है, आपके मन में जो आ रहा है सो करे जा रहे हो, जहां आ रहा है वहां घुसे जा रहे हो, ऐसा नहीं है। इन पर समय के अनुसार प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है, या इनको सिचुएशन के अनुसार कम किया जा सकता है। एग्जाम्पल देता हूं इसका। एग्जाम्पल है इसका कोविड का लॉकडाउन। जब कोविड में लॉकडाउन था साथियों, तो आर्टिकल नंबर 19 के अंतर्गत आपको भारत में घूमने फिरने की आज़ादी है, कहीं भी जाने की आज़ादी है। ऐसी ही आज़ादी आपको आर्टिकल 21 में भी मिली हुई है कि आप भारत में कहीं भी घूम सकते हो, फिर सकते हो, कहीं भी बसने का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन जब कोविड था तो सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया और कहा जहां हो वहीं बने रहो। अब अगर आप कोविड जैसी सिचुएशन में, जब ट्रेन बंद हो गई, मुझे याद है भारत के इतिहास में कभी ट्रेनें बंद नहीं हुई, लेकिन कोविड में ट्रेनें बंद हुई। जब ऐसी स्थिति आ गई कि ट्रेनें बंद हैं और फिर तुम देखो नहीं मैं तो टहलने जाऊंगा, मेरे को तो अधिकार मिला हुआ है 21 में और 19 में घूमने का, बोलने का, तो फिर आपको पुलिस मारेगी, वहीं मार मार के लाल कर देगी, और वो पुलिस का अधिकार है। फिर आप वहाँ ये नहीं चिल्लाओगे कि अरे मेरे को अधिकार कैसे छीन लिए, मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। नहीं, अगर कोई विशेष परिस्थिति है तो उसमें आपके फंडामेंटल राइट्स को कम किया जा सकता है। आपातकालीन स्थिति में आपके मूल अधिकारों को कम कर सकते हैं। लेकिन साथियों, कुछ मूल अधिकार ऐसे होते हैं जो आपातकाल में भी समाप्त नहीं होते। वो कौन कौन से हैं साथियों, तो वो हैं हमारे आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21। याद रखना, आपातकालीन परिस्थिति में भी ये दोनों निरस्त नहीं होंगे, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 20 क्या है? अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। यानी अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो कानून के निगाह में अपराध है तो आपको दंडित किया जाएगा। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो कानून के निगाह में अपराध नहीं है तो आपको दंडित नहीं किया जाएगा। ये बताता है आर्टिकल नंबर 20। अभी हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर 21 क्या है? जीने का अधिकार, आप जिंदा बने रहोगे, ये है आर्टिकल नंबर 21। तो आपातकाल में भी कितनी भी इमरजेंसी आ जाए, आर्टिकल नंबर 20 और 21 कभी भी कैंसिल नहीं होगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि बताइए आपातकालीन परिस्थिति में भी कौन कौन से मूल अधिकार निरस्त नहीं होते, तो आप बताओगे अनुच्छेद 20 और 21। ये कभी कैंसिल नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सारे के सारे फंडामेंटल राइट कैंसिल हो सकते हैं, बट 20 और 21 कभी कैंसिल नहीं होगा। 20-21 के कैंसिल होने का मतलब है, 21 के कैंसिल होने का मतलब है कि जिसका मन है उसको मार डालो। फिर तो तुम जीने का अधिकार आपने छीन लिया, फिर तो जिसको मन है उसे मारो, जिसको मन है उसे फांसी पे आप चढ़ा दो। ऐसा कभी होगा क्या भारत में? नहीं होगा ना। तो ये कभी भी कैंसिल नहीं होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आर्टिकल्स की तरफ पढ़ेंगे। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब है आर्टिकल नंबर 12।
12 में क्या दे रखा है साहब, 12 में दे रखा है मूल अधिकारों की, राज्य की परिभाषा। ठीक है, राज्य की परिभाषा दे रखी है अनुच्छेद नंबर 12 में। राज्य क्या है बेसिकली, तो हर वो संस्था राज्य के अंतर्गत आती है जिसको कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है या अपने स्तर से जो विधि निर्माण कर सकती है, वो राज्य के अंतर्गत आती है। अब विधि निर्माण करने की जब बात आती है तो हमारे पास दो बड़ी संस्थाएं हैं। पहले तो संसद विधि बना सकती है, संसद में लोकसभा प्लस राज्यसभा मिलकर कानून बनाते हैं, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं, प्रेसिडेंट। दूसरा विधानमंडल, विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद भी इसमें शामिल होती है और राज्यपाल साहब। तो संसद भी कानून बनाती है, विधानमंडल भी कानून बनाते हैं, स्थानीय निकाय भी कानून बनाते हैं, ग्राम पंचायत भी कानून बनाने का अधिकार रखती है। ठीक है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, और अगर हम नगरीय निकाय में आ जाएं तो नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ये भी कानून बनाने का अधिकार रखती हैं अपने अपने स्तर से। और सभी संवैधानिक संस्थाएं, ये सारी की सारी किस्में आती हैं, राज्य के अंतर्गत आती हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। तो राज्य में संसद भी आएगी, विधानमंडल भी आएंगे, स्थानीय निकाय भी आएंगे और समस्त संवैधानिक संस्थाएं, जितनी भी केंद्र की संवैधानिक संस्थाएं हैं, सारी की सारी राज्य के अंतर्गत आती हैं। तो ये है राज्य की परिभाषा कि राज्य में कौन कौन शामिल होता है। याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है, आर्टिकल नंबर 12। इसके बाद आता है साथियों आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13 क्या है, आर्टिकल नंबर 13 है मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां। विधियां मतलब लॉ, कानून, यानी वो कानून जो मूल अधिकारों को, जो फंडामेंटल राइट्स को कम करेंगे। अल्पीकरण मतलब कम। तो मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाले जितने भी कानून है वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे, याद रखना। यानी भारत में कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो मूल अधिकारों को कम करे। यानी कोई कानून ऐसा कभी नहीं बनेगा जो फंडामेंटल राइट को कम कर रहा हो। और अगर ऐसा कानून बना तो ये उसे ऑटोमेटिक खत्म कर देगा। जैसे एंटीवायरस होता है, फोन में एंटीवायरस होता है, कंप्यूटर में भी होता है, वो क्या है, वो ऑटोमेटिक काम करता है। अगर फोन में वायरस घुसेगा तो फोन का एंटीवायरस उसे ढूंढेगा और अपने आप खत्म कर देगा। वैसे ही ये व्यवस्था है। अगर भारत में पहले तो कोई ऐसा कानून बन नहीं सकता जो मूल अधिकारों को कम करे, लेकिन मान लो सरकार ने कोई कानून ऐसा बना दिया, तो जैसे ही वो कानून बनेगा वैसे ही आर्टिकल नंबर 13 उसे स्कैन करके अपने आप खत्म कर देगा। यानी भारत में कभी कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता जो फंडामेंटल राइट्स को कम करे। अगर कम करेगा तो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। ये कहता है अनुच्छेद नंबर 13, यानी मूल अधिकार आपके हमेशा बने रहेंगे, ऐसी गारंटी दे रहा है आर्टिकल नंबर 13। इसके बाद आता है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या है साथियों, अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समानता। विधि मतलब लॉ, कानून के सामने, कानून के बराबर हर व्यक्ति एक समान है। कानून किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। आपका पद क्या है, आप IAS हो, PCS हो, क्या हो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका लिंग क्या है, आपका धर्म क्या है, जाति क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कानून का उल्लंघन करोगे तो कानून आपको वही सजा देगा जो एक अमीर को देगा, जो एक गरीब को देगा, जो महिला को देगा, जो पुरुष को देगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब एक बराबर है। कानून का उल्लंघन करने पर आपको समान सजा दी जाएगी। ठीक है, याद रखना। फिर आपको ये नहीं देखा जाएगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है, कि आपके चाचा विधायक हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कानून का उल्लंघन किया तो जेल जाओगे। लेकिन साथियों इसके कुछ अपवाद भी हैं जिन्हें इससे संरक्षण मिला हुआ है। भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो इससे बचे हुए हैं, जैसे भारत के राष्ट्रपति, भारत के राज्यपाल और भारत में विदेशी राजदूत। इसमें UNO के जो मेंबर्स होते हैं वो भी शामिल होते हैं। इनको अनुच्छेद 14 से संरक्षण प्राप्त है या ये अपवाद है। उदाहरण के लिए अगर भारत के राष्ट्रपति ने, मान लो आप इमेजिन करो, हम एक स्टोरी सोचते हैं कि मान लो आप साइकिल से जा रहे हो, ठीक है, अपने फ़ोन में बढ़िया से गाने बजाते हुए, ठीक, और रास्ते में आपको जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी देवी मुर्मू, उन्होंने आपको रास्ते में पकड़ लिया। भाई उनके साथ तो अंगरक्षक चलते हैं। उन्होंने आपको पकड़ लिया, 2 तमाचे मारे, आपका फ़ोन छीन लिया, चाइना वाला वीवो का, जैसे मेरे पास है वीवो का, और आपकी साइकिल उठा के नाले में फेंक दी और तुम्हारी जेब में जो 1000-1200 रुपये पड़े थे वो भी छीन लिए। लेकिन ये सारी की सारी घटना वहाँ एक कैमरा लगा था, उसमें कैद हो गई।
अब साहब सबको पता चल गया कि ये मैडम जी क्या कर रही हैं। तो अब आप इस केस को लेकर के साहब मेरे साथ तो लूट हो गई, मेरे 1200 रुपये छीन लिए, साइकिल छीन ली और मोबाइल छीन लिया। अब आप जाओगे थाने में कि साहब हमारी रिपोर्ट लिखो, हमारे पास एक कैमरे का प्रूफ है। तो किसी भी थाने में इनके खिलाफ कोई भी FIR या गिरफ्तारी का आदेश इनको नहीं दिया जा सकता। थाने में तो FIR नहीं होगी, और आप ये सोचो कि कोर्ट से हम FIR करा के इनको गिरफ्तार कराने का आदेश जारी करा लेंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता। सेम राष्ट्रपति के साथ, सेम राज्यपाल के साथ। और ये ध्यान रखना, ये जो संरक्षण है ये पद को प्राप्त है, व्यक्ति को नहीं है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जो संरक्षण मिला हुआ है ये इन पदों को है, राष्ट्रपति का पद और राज्यपाल का पद। अब मान लो ये केस बहुत हाईलाइट हो गया, सबको पता चल गया कि अरे ये राष्ट्रपति जी क्या कर रही हैं, इन्हें ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ी, इससे देश का नाम खराब हो रहा है, वीडियो वायरल हो गई। तब हम क्या करेंगे? तब संसद क्या करेगी? भारत के राष्ट्रपति को जो उस समय होंगी उस पद पे उनको हटाया जाएगा, और जब उन्हें हटा दिया जाएगा महाभियोग के माध्यम से, तब वो बन जाएंगी एक साधारण नागरिक। और जब साधारण नागरिक बन जाएंगी तो अनुच्छेद 14 के अधीन आ जाएंगी, और फिर उन पर भी वही कार्रवाई होगी जो एक सामान्य व्यक्ति पर होती है। तो याद रखना, ये संरक्षण किसी व्यक्ति को नहीं है, इन पदों को है। इन पदों पर रहते हुए किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। ये नियम है, संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। आगे आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15 क्या है? आर्टिकल नंबर 15 है कि राज्य लिंग, वंश, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ऐसा कह रहा है आर्टिकल नंबर 15। यानी राज्य के निगाह में, स्टेट यानी देखो जब स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे मतलब पूरे भारत की बात हो रही है, किसी राज्य की बात नहीं है। तो राज्य किसी व्यक्ति के साथ उसके लिंग को लेकर के, क्या आपका लिंग क्या है साहब, आप LGBTQ है, LGBTQ मतलब L से लेस्बियन, G से गे, B से बाइसेक्सुअल, T से ट्रांसजेंडर और Q से क्वीर। आप स्त्री हो, पुरुष हो, बाइसेक्सुअल हो, लेस्बियन हो, गे हो, ट्रांसजेंडर हो, कुछ भी हो। आपका वंश क्या है, आप मुगलों के वंशज हो या महाराणा प्रताप के वंशज हो, कुछ भी हो सकते हो। आपकी जाति क्या है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपका धर्म क्या है। राज्य इनमें से किसी आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा, बिल्कुल भेदभाव नहीं करेगा, सबको एक समान ट्रीट करेगा। कोई योजना आएगी तो वो सबके लिए आएगी, जो भी उसमें पात्र होगा उसको उसका लाभ मिलेगा। राज्य इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, राज्य सबके लिए एक समान पॉलिसी बनाएगा। अगर सामूहिक विवाह जब हम लोग कराते हैं, हमारे ब्लॉक से सामूहिक विवाह होते हैं, तो वो सबके लिए ओपन है। जो भी उसके क्राइटेरिया हैं अगर आप उनको पूरा करोगे, खूब आप सामूहिक विवाह में आओ, आपसे कोई नहीं पूछेगा आपका धर्म क्या है, जाति क्या है, कोई नहीं पूछ रहा। इसी में 15(2) में यह भी नियम है कि आप किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश करने से रोक नहीं सकते। किसी भी व्यक्ति को नहीं रोका जाएगा, किसी होटल में जाने से, किसी दुकान में जाने से, किसी रेस्टोरेंट में जाने से आप नहीं रोकोगे किसी व्यक्ति को। जो भी सार्वजनिक स्थल होते हैं वहां पर हर व्यक्ति जाएगा और उसको वहां जो करने का मन होगा, खाना खाने का, मूवी देखने का, सिनेमा हॉल में, वो वहां करेगा। और आप उसको जाति, लिंग, वंश, धर्म के आधार पर वहां एंट्री करने से रोकोगे नहीं। रोकोगे तो फिर आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बात समझ रहे हैं? लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, सब लोग एक बराबर है, लेकिन राज्य देता है क्या? राज्य देता है आरक्षण। कैसे? राज्य आरक्षण देता है महिलाओं को, राज्य आरक्षण देता है बच्चों के लिए, आरक्षण देता है SC समाज को, ST समाज को, OBC समाज को, और EWS के लिए भी आरक्षण है। तो ये वो वर्ग हैं जो किसी कारण से पीछे रह गए हैं। तो जब पीछे रह गए हैं तो इनको समाज में आगे लाने के लिए सरकार इनके लिए क्या करती है? विशेष प्रावधान करती है। जैसे इनको फीस में छूट दे देगी, इनको आयु में छूट दे देगी, इनकी मेरिट एग्जाम में थोड़ा सा कम लगा देगी। तो ये सब प्रावधान है जो इनके लिए किए जा सकते हैं। EWS में कब इनको आरक्षण मिला है 10%, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। EWS को जो आरक्षण की व्यवस्था हुई है 10%, इनको कितना मिलता है? 10% मिलता है। और ये 103वां संविधान संशोधन 2019 के अंतर्गत इनको आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि EWS को 10% रिजर्वेशन कब मिला है? तो 2019 में मिला है साथियों, याद रखना। आगे आता है आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 क्या है? आर्टिकल नंबर 16 है लोक नियोजन के अवसर में समानता। यानी सभी लोग
जो सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, लोक नियोजन के अवसर में समानता का मतलब है कि सभी लोग जो सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं उनको सरकार समान रूप से ट्रीट करेगी, किसी के साथ लिंग, मूल, वंश, जाति आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। ना तो भेदभाव भर्ती में करेगी, ना ही अवकाश देने में, ना ही प्रमोशन में, और ना ही पेंशन में। ठीक है, हाँ, सब लोग एक तरीके से ही ट्रीट किए जाएंगे। जितनी छुट्टी मुझे मिल रही है उतनी ही मेरे साथी को मिल रही है, उतनी ही किसी अन्य को भी मिल रही है। हमें 14 CL मिल रही है तो सबको बराबर मिल रही है, सबको 14 ही मिल रही है। फिर उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि अच्छा ये पंडित है तो इन्हें 15 कर दो, ठीक है, या ये ठाकुर है तो इन्हें थोड़ा कम कर दो, इस तरीके से नहीं, सब बराबर है। लेकिन हाँ, इसमें भी कुछ वर्गों को आगे लाने के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाते हैं। जैसे महिलाओं को स्पेशली मातृत्व अवकाश मिलता है साहब, तो महिलाएं प्रेग्नेंट भी तो होती हैं, अगर महिलाएं प्रेग्नेंट होंगी, उनके बच्चा होगा तो उनको मातृत्व अवकाश मिलेगा। अब इसमें पुरुष हंगामा नहीं करेंगे साहब कि हमें क्यों नहीं मिल रहा मातृत्व अवकाश, तो जिस दिन पुरुष बच्चे पैदा करने लगेंगे उनको भी मातृत्व अवकाश मिलने लगेगा। ठीक है, महिलाएं बच्चे पैदा कर रही हैं तो उन्हें मातृत्व अवकाश मिलता है। ठीक है, इसके अलावा भर्ती में इनके लिए कुछ विशेष नियम भी बनाए जाते हैं। जैसे SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए थोड़ा सा जो मेरिट है ये जनरल से कम जाती है, महिलाओं के लिए भी, जिससे ये लोग कम से कम नौकरी में आ पाए। ठीक है, तो ये भी इसी के अंतर्गत आता है, आर्टिकल नंबर 16 के अंतर्गत ही आता है। वैसे सब लोग बराबर हैं, सबको समान मौका मिलेगा, लेकिन जो लोग पीछे रह गए हैं उनको समाज में आगे लाने के लिए हमें थोड़ा सा प्रयास करने की आवश्यकता रहती है, थोड़ा सा मेहनत करने की, थोड़ा सा सपोर्ट करने की जरूरत होती है, इसीलिए ये आरक्षण इनको दिया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। फिर आता है आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, भेदभाव। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 17 सभी प्रकार की छुआछूत का अंत करता है। आप किसी व्यक्ति के साथ जातिगत संबंधी भेदभाव कि मैं ऊंची जाति का हूं, ये नीची जाति का है, ठीक है, आप नहीं कर सकते। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ जातिगत संबंधी भेदभाव करोगे तो आप पर कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। इसके लिए अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 और बहुत ही फेमस SC/ST एक्ट, SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट 1989 जो है वो बनाया गया है। आप किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति को लेकर के अभद्रता करोगे, गालियां दोगे, मारोगे, पीटोगे, तो फिर आप पर, इसको सामान्य भाषा में हरिजन एक्ट भी हम लोग कहते हैं, तो SC/ST एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई होगी और आप जाओगे जेल। लेकिन ये अधिकार केवल SC/ST को ही मिला हुआ है, इसमें OBC, जनरल या EWS वाले शामिल नहीं है। यानी OBC, जनरल और EWS को आप जाति का नाम लेके गरिया सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन SC/ST को गरियाया, हाँ तो भैया सोच लेना, ठीक है, जेल जाओगे तो जाओगे, प्लस 8 लाख रुपया भी मिलता है SC/ST वालों को, और सबसे पहले तो तुम जेल जाओगे, बाकी तो सब बाद में देखा जाएगा, तुम्हारी अच्छे से पिलैया हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर आता है आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल नंबर 18 क्या है? आर्टिकल नंबर 18 है साथियों उपाधियों का अंत। ठीक है, जब हमारे यहाँ अंग्रेज थे तो अंग्रेज क्या करते थे, अपने सहयोगी लोगों को, जो लोग उनके सपोर्ट में होते थे, उनको उपाधियां दिया करते थे। जैसे जब गांधी जी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का साथ दिया तो अंग्रेजों ने उनको कौन सी उपाधि दी? कैसरे हिंद दी कि नहीं? जब सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजों का साथ दिया तो अंग्रेजों ने उपाधि दी उनको सर की। ठीक है, तो अंग्रेज क्या करते थे, बहुत सारे लोगों को उपाधियां देते थे। अब ये वो लोग होते थे, जैसे मान लो कोई मोहल्ला है, उसमें 100 लोग हैं, अंग्रेजों का समय है। अब उन 100 लोगों में से अगर 2 लोगों को अंग्रेजों ने उपाधि दे दी कि साहब ये सर हैं, ये नाइटहुड हैं, ये कैसरे हिंद है, तो जो वहाँ रहने वाले लोग होंगे उनके मन में ये भावना आ जाएगी कि ये तो अंग्रेजों का आदमी है। और इसके सामने अगर हमने राष्ट्रीय आंदोलन की कोई बात करी, चंद्रशेखर आज़ाद की कोई बात करी, राम प्रसाद बिस्मिल की कोई बात करी, तो ये अंग्रेजों को बता देगा, अंग्रेज हमें जो है अरेस्ट कर लेंगे और मारेंगे, पीटेंगे, फांसी भी चढ़ा देंगे। तो इससे सावधान रहना है, इसके आगे थोड़ा सा चीज़ें छुपा करके रखनी है। इससे समाज में ये संदेश जाता था कि अंग्रेजों के लोग हर जगह फैले हुए हैं। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो हमने इस परंपरा को ख़त्म कर दिया और अब हम किसी को इस प्रकार की कोई उपाधि नहीं देते हैं। लेकिन उपाधियां आज भी मिलती हैं। पहली उपाधि मिलती है शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे आप PhD कर लो, अगर PhD कर लो तो नाम के आगे डॉक्टर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बहन खुद PhD है, डॉक्टर शैलजा दुबे, नाम के आगे डॉक्टर लगाती है शान से, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक, और पूरी जिंदगी लगाओ आप, कोई समस्या नहीं है। अगर आप सेना में हो, मान लो आप बन गए मेजर, तो आप नाम के आगे मेजर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक नौकरी में हो तब भी लगाओ और रिटायरमेंट के बाद भी लगाओ, सेवानिवृत्त करके, कोई समस्या नहीं। ठीक, तो ये आप आज भी इन उपाधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में मिलने वाली और सैन्य क्षेत्र में मिलने वाली। एक उपाधि और होती है जो होती है मानद। मानद उपाधियां दी जाती हैं सम्मान के लिए। इनका इस्तेमाल नॉर्मली आप अपने नाम के साथ नहीं कर सकते। जैसे मान लो अमिताभ बच्चन किसी यूनिवर्सिटी में गए और यूनिवर्सिटी ने क्या किया, सम्मान के तौर पर उन्हें डॉक्टर की मानद उपाधि दे दी। अब अमिताभ बच्चन कह रहे हैं कि ठीक है मैं तो डॉक्टर बन गया, उन्होंने अपने नाम के आगे लिखा डॉक्टर अमिताभ बच्चन और यहाँ सभी लोगों का इलाज करूंगा मैं तो डॉक्टर बन गया। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा वो नहीं कर सकते, उन्हें ये अधिकार नहीं है। तो मानद उपाधियां वे उपाधियां होती हैं जो सम्मान के तौर पर दी जाती हैं। जैसे भारतीय सेना बहुत बार कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी को बहुत सारी उपाधियां देती है सम्मान के तौर पर, कैप्टन की दे दी, कर्नल की दे दी, मेजर की दे दी। इसका मतलब ये ना है कि नाम के आगे वो जो है उसे इस्तेमाल करेंगे कि मैं हूं मेजर महेंद्र सिंह धोनी, अपने नाम के आगे मतलब घर के आगे नेम प्लेट लगा ली, ऐसा नहीं हो सकता। तो मानद उपाधियां केवल सम्मान के लिए होती हैं, इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन शिक्षा और सेना के क्षेत्र में मिलने वाली उपाधियों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनके अलावा कोई और उपाधि आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। विदेशों से भी अगर आपको कोई उपाधि लेनी है तो उसके लिए पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। ठीक है, और भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म भूषण ये उपाधियां नहीं है, ये सम्मान है और इनका इस्तेमाल भी आप अपने नाम के आगे स्वयं नहीं कर सकते, खुद नहीं करोगे, कोई सामने वाला कर रहा है वो बात अलग है, आप नहीं करोगे। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। फिर आता है आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19 है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये तो बहुत ही फेमस है यार। वाक का मतलब होता है बोलना, तो बोलने की आजादी है इंडिया में, कोई दिक्कत नहीं है, खूब बोलो, लोग बोलते हैं। और अभिव्यक्ति की भी आजादी है। अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने विचारों को व्यक्त करना। तो आप जैसे अपने विचारों को व्यक्त करना चाहें, जो आपका मन करे, फेसबुक पोस्ट लिख के, इंस्टा पे वीडियो बना के, यूट्यूब पे वीडियो बना के, जैसे हम यहाँ ज्ञान फैल रहे हैं, आप जैसे करना चाहें अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, आपकी पूरी आजादी है, पूरी आजादी है और कोई आपको रोकेगा नहीं इसके लिए। आप बोल सकते हैं, आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, भले वो विचार सरकार के खिलाफ हो, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए। और बहुत से लोग ये आरोप लगाते हैं कि वर्तमान सरकार हमें बोलने नहीं देती, हमारी आवाज दबा रही है, आर्टिकल नंबर 19 को खत्म कर रही है। अरे तुम बोल पा रहे हो, इसका मतलब यही है कि बोलने दे रही है। अगर आज़ादी ना होती तो क्या बोलना होता क्या? तो कहने का मतलब है कि सबको बोलने की आज़ादी है। लेकिन बात वही आ जाती है, हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा कि ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही है। विदेशी कोई व्यक्ति भारत में आके भारत के खिलाफ बोलेगा तो भारत सरकार उसको पेल देगी। ठीक, इसी के अंतर्गत साथियों 19(1)(a) में आपको मिलती है प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है मीडिया की आज़ादी। बहुत बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है, कि मीडिया की आज़ादी किस में आती है, तो मीडिया की आज़ादी आप बताओगे आती है 19(1) में। काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब 19(1) में मीडिया की आज़ादी के साथ साथ अन्य भी कई प्रकार की आज़ादियां सम्मिलित हैं, जो मैं आपको बता देता हूं। जैसे इसके अंतर्गत आपको झंडा फहराने का अधिकार है, इसके अंतर्गत आपको इंटरनेट का अधिकार है, इसके अंतर्गत आपको विज्ञापन का अधिकार है और इसके अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट सूचना का अधिकार है, आरटीआई। आरटीआई यार बहुत खतरनाक चीज़ होती है। जब आप नौकरी में आ जाओगे तब आपको पता चलेगा, मैं तो कई आरटीआई झेल चुका हूँ, बड़ा दिमाग खराब करती है। तो ये भी आपका एक फंडामेंटल राइट है, याद रखना। सूचना का अधिकार, आरटीआई एक्ट 2005, और ये किस में सम्मिलित है? 19(1)(a) में ही सम्मिलित है। ये ध्यान रखना, महत्वपूर्ण पेपर में आ सकता है। अब 19 के अंतर्गत ही आपको बहुत प्रकार की अन्य अधिकार और मिले हुए हैं। जैसे 19 में ही आपको संघ बनाने का अधिकार है। संघ मतलब कोई संगठन बनाने का अधिकार है, आप बना लो, जो मन करे सो संगठन बना लो। ठीक है, अगर वो सही होगा तो चलता रहेगा, गलत होगा तो सरकार बंद कर देगी। आपको सभा करने का अधिकार है, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार है। अगर आप कोई शांतिपूर्ण सभा करना चाहो, सम्मेलन करना चाहो जिसमें हथियार नहीं है, आप करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको देश में कहीं भी घूमने का अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी घूमिए फिरिए। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि अगर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हो जो थोड़ा सेंसिटिव है तो वहाँ पर आपको रोका भी जा सकता है। जैसे अभी एक वीडियो आई थी, एक महिला थी, वो लद्दाख में जाके चिल्ला रही थी, कह रहे मैं तो जैन जी हूँ, मैं तो जैन जी हूँ, मुझे रोक कैसे लिया, है ना। बाद में उसको जब लोगों ने थोड़ा अच्छे से समझाया तो फिर उसकी वीडियो भी आ गई कि मुझसे गलती हो गई।
आपको घूमने का अधिकार है, लेकिन जहाँ चीज़ें सेंसिटिव है वहाँ आप नहीं जा सकते। अब आप ये कहो कि मैं तो घूमते घूमते जो है परमाणु रिएक्टर के अंदर जाऊँगा, देखूंगा वहाँ क्या है, मैं तो वीडियो बनाऊंगा, मैं तो यूट्यूबर हूँ, तो फिर ऐसा नहीं होगा। CISF बार रहती है, वो आपका ढंग से इलाज कर देगी। तो ये आपको घूमने का अधिकार है, लेकिन कुछ प्रतिबंधों के साथ। इसी में 19 में ही आपको जीवन चलाने हेतु वृत्ति अपनाने का अधिकार है। वृत्ति मतलब पेशा। आपको अपना जीवन जीने के लिए अगर कोई पेशा करना है तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लोअर PCS में जाना है, PCS में जाना है, IAS में जाना है, जहां जाना है आप जाइए। आपको चोर बनने का मन है, आप चोर बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं। चोर बनने का अधिकार है आपको, चोर बनिए। लेकिन चोर बन के जब चोरी करोगे तो पुलिस फिर तुम्हें कूटेगी ढंग से, वो पुलिस का अधिकार है। तो सबके अपने अपने अधिकार हैं, सब अपने अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। चोर का अधिकार है चोरी करना और चोर बनना। पुलिस का अधिकार है उसे पकड़ के ढंग से उसका इलाज करना। सब अपने अधिकारों का आनंद ले रहे हैं, यही भारत की खूबसूरती है। सब मौज में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चोर के अपने अधिकार है, पुलिस के अपने अधिकार है, और दोनों अपने अधिकारों का आनंद ले रहे हैं। सब बढ़िया है इंडिया में भाई। फिर आता है आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे मैं अच्छे से समझा दूंगा आपको। इसका मतलब साथियों ये है कि अगर आपने आज कोई अपराध किया है तो वो अपराध आज के कानून के हिसाब से, मान लो आज आपने कोई कार्य किया, तो वो कार्य आज के कानून के हिसाब से, आज के कानून की किताब के हिसाब से अपराध होना चाहिए। तब तो आपको दोषी माना जाएगा, तब तो आपको अपराधी माना जाएगा। और अगर आपके द्वारा किया गया कार्य आज के कानून के हिसाब से अपराध नहीं है तो आपको दोषी या अपराधी नहीं माना जाएगा। ये समझ लो। यानी आप जो काम कर रहे हो वो कानून के हिसाब से अगर आज के समय में अपराध है तो आप अपराधी हो, और आज के समय में अपराध नहीं है तो आप अपराधी नहीं हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए आपके द्वारा किया गया कार्य वर्तमान कानून के हिसाब से अपराध हो तब तो आप अपराधी माने जाओगे, दोषी माने जाओगे, और अगर नहीं है तो आप दोषी नहीं माने जाओगे। बात क्लियर है। दूसरा, अगर आपने मान लो आज कोई काम किया लेकिन आज वो अपराध नहीं है, लेकिन 10 साल बाद वो अपराध हो गया। जैसे उदाहरण के लिए मान लो आज एक कानून बन जाए कि किसी महिला को अगर आपने 10 सेकंड तक घूरा तो जेल जाओगे। ठीक है साहब, कानून बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक औरत निकल के आया और कहे साहब ये जो लौंडा है, मेरी बात करें मान लो, इसने मेरे को आज से 10 साल पहले जब मैं स्टेशन पे बैठी थी तो मुझे घूरा था, इसने आधे घंटे तक घूरता रहा, तो ऐसा करो इसको उठा के जेल में डालो, क्योंकि घूरना तो अपराध है। तो मुझे इसके लिए आज जेल में नहीं डाला जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं ये कह दूंगा साहब कि 10 साल पहले मैं जब इस औरत को घूर रहा था, इस महिला को घूर रहा था, उस समय घूरना अपराध नहीं था। आज अपराध है तो आज से ये मेरी दीदी है, मैं इसको आज से नहीं घूरूंगा, मेरा इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण चीज है। आपको तभी दोषी माना जाएगा जब कानून बनने के बाद आप कोई अपराध करो, और उससे पहले आप जो कर चुके हो वो सब नल एंड वॉइड हो जाएगा, वो सब जीरो हो जाएगा, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपने वो तब किया जब वो अपराध था ही नहीं। बात समझ में आ रही है। दूसरा, एक अपराध के लिए आपको एक बार ही दंड मिलेगा। बात समझ रहे हैं? इसको हम ऐसे समझते हैं कि मान लो आपने किसी जज साहब के यहाँ चोरी कर ली और वो केस आपका उन्हीं जज साहब के सामने आ गया, और जज साहब के यहाँ चोरी करी है, जज साहब का दिमाग खराब हो गया, तो जज साहब ऐसा नहीं करेंगे कि ऐसा करो इसको 10 साल की एक सजा दो और 5 साल की एक सजा दो, इसको 15 साल जेल में सड़ाओ। ऐसा नहीं होगा। एक बार चोरी करिए तो सजा एक ही मिलेगी, फिर वो चाहे 5 साल की हो, चाहे 6 साल की हो, चाहे 10 साल की, मिलेगी एक ही। एक अपराध के लिए आपको 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। ये नियम है कि एक अपराध के लिए दंड भी एक बार ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक अपराध के लिए आपको 2-2 बार फांसी, 3-3 बार उम्र कैद, ऐसा नहीं होता है। एक अपराध के लिए दंड भी एक बार ही मिलेगा, और अपराध भी तब माना जाएगा जब वर्तमान के कानून के हिसाब से वो अपराध हो। बहुत अच्छे से इसको आप दिमाग में रखिए। फिर आता है आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 है जीने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत आपको जीने का अधिकार दे दिया गया है। आप जिंदा रहोगे, कोई आपको मार नहीं सकता तब तक जब तक आपकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक आप जिंदा रहोगे। बीमारी से आपकी जो है मौत हो जाए या कैसे भी हो जाए, एक्सीडेंट में मर जाओ, वो आपके ऊपर है, लेकिन आपको कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मार सकता।
अगर दूसरा व्यक्ति मारेगा तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। अब मान लो किसी व्यक्ति ने मुझे मारने का प्रयास किया, मान लो अब्दुल नाम का कोई व्यक्ति था, उसने मुझे चाकू घुसा दिया। तो अगर अब्दुल नाम का कोई व्यक्ति मुझे मारने की कोशिश करेगा तो अब्दुल ने क्या किया, अब्दुल ने जो संविधान ने मुझे गारंटी दी थी कि मैं जिंदा रहूंगा, उसको अब्दुल ने खत्म करने की कोशिश करी, मुझे मारने की कोशिश करी। संविधान कह रहा है मैं जिंदा रहूंगा, अब्दुल मुझे मार रहा है। तो जो केस चलेगा अब्दुल का, वो मेरे साथ नहीं चलेगा, वो केस चलेगा अब्दुल वर्सेस स्टेट। जो केस चलेगा वो किससे चलेगा, स्टेट से चलेगा, क्योंकि स्टेट ने ही तो, राज्य ने ही तो मुझे संविधान बना के गारंटी दी है कि मैं जिंदा रहूंगा। अब्दुल मेरे चाकू घुसा रहा है, तो केस जो चलेगा वो चलेगा अब्दुल वर्सेस स्टेट के साथ। मेरा काम तो बस इतना रहेगा कि अब्दुल को जाके पहचान लूं कि इसी ने चाकू मारा था कि नहीं। बाद में तो सब पुलिस देख लेगी, न्यायालय देख लेगा, और मुझे इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे तो सरकारी वकील भी मिलेगा। मेरा काम तो इतना होगा कि जिस दिन वकील साहब मुझे बुलाएंगे कि साहब इसकी पहचान कर लो कि यही था कि नहीं था, बाकी काम न्यायालय कर देगा, कानून कर देगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ये है अधिकार जिंदा रहने का। अब जिंदा रहने का अधिकार तो है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि 21 के अंतर्गत जिंदा रहने का अधिकार है, लेकिन मरने का अधिकार नहीं है, अर्थात भारत में आत्महत्या अपराध है। ये बात ध्यान रखना, आप मर नहीं सकते। स्थिति चाहे कितनी खराब हो, खाने को रोटी हो, पहनने को कपड़ा हो ना हो, घर पे छत हो ना हो, वो सब बात की बात है। जिंदा रहो, पहला काम जिंदा रहना है, ठीक है। और अगर मरे तो आईपीसी की धारा 309 के अंतर्गत ये अपराध की श्रेणी में आता है। और अगर आत्महत्या करते पकड़े गए, मान लो तुम नदिया में कूदे, वह एनडीआरएफ एसडीआरएफ घूम रही है, फट से तुम्हें पकड़ लेगी, तो आपको जेल भी हो सकती है। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि कोई आदमी आत्महत्या करने जा रहा है और पुलिस उसे पकड़ ले और 4 जूते और लगाए, ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन हाँ, कानून के हिसाब से गलत है, आप मर नहीं सकते। इसीलिए हमारे यहाँ एक केस होता है यूथनेशिया का, वो बड़ा ही रेयर होता है ना, जिसमें लोगों को इच्छा मृत्यु के लिए अपील करते हैं, तो सरकार बहुत मुश्किल से ही, या कानून बहुत मुश्किल से ही इसकी अनुमति देती है, कोर्ट बहुत मुश्किल से अनुमति देता है। अभी कोई उत्तराखंड का कोई केस था, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई राणा करके थे, मे भी उनको यूथनेशिया दिया गया था अभी कुछ दिन पहले। तो हमारे यहाँ मरने का अधिकार नहीं है, ये बात ध्यान रखना। जीवित रहने का अधिकार है, आप मर नहीं सकते। फिर आता है आर्टिकल नंबर 21A, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में शामिल है। पहला तो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आया है, 86 में संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत आया है, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के जितने वो बच्चे हैं, ये सब फ्री एजुकेशन प्राप्त करेंगे, बिल्कुल फ्री में, ठीक है। और इसके लिए प्रॉपर एक कानून भी बना हुआ है, राइट टू एजुकेशन 2009, ये एक्ट है, ध्यान रखना। ये कानून है जिसके अंतर्गत बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा दे दी गई है कि बच्चों का एक ही काम होगा, वो है पढ़ना, और इनसे दूसरा कोई काम कराया नहीं जाएगा, बाल श्रम भी नहीं कराया जाएगा, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 21A। और 21 में अगर हम देखें तो और भी बहुत सारे अधिकार जो है मिले हुए हैं, जो मैं आपको एक बार थोड़ा सा पढ़ देता हूँ कि 21 में आपको कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं। जैसे 21 में आपको राइट टू प्राइवेसी मिला हुआ है, 21 में आपको विदेश घूमने का अधिकार है, मनपसंद शादी करने का अधिकार है, माँ बनने का अधिकार है, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार है, ठीक है, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार है, और साफ पानी का अधिकार है। दुनिया भर के अधिकार जो है आपको इसके अंतर्गत मिले हुए हैं, जो आपको याद रखने हैं। 21A के मतलब 21 में ही आपको जो है सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि समलैंगिकता वैध है, ठीक है, यानी होमो जो सेक्सुअलिटी है ये वैध है, वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। और विवाह के बाद संबंध भी वैध है। मैं आपको बता दूं, अगर शादी के बाद तुम्हारा किसी चक्कर चलता है तो सुप्रीम कोर्ट मानता है दोनों लोग जवान हैं, समझदार हैं, कर सकते हो। बाकी तुम्हारी पत्नी या पति तुम्हें पेले बाद में, तो वो अलग चीज़ है, उसके लिए अलग केस बनेगा। कुल मिला के ये सब अधिकार हमें 21 में मिले हुए हैं। फिर आता है आर्टिकल नंबर 22, ये है गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण आर्टिकल नंबर 22 है। निरोध का मतलब होता है नजरबंदी। कुछ मामलों में देखो, आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 22 आपस में जुड़े हुए हैं। 20 हमें यह बताता है कि तुम गिरफ्तार कब हो सकते हो। तो 20 में हमें क्या पता चला कि अगर आपने कोई ऐसा काम किया है जो कानून की निगाह में अपराध है तो गिरफ्तार होगे, अपराध नहीं है तो नहीं होगे।
लेकिन मान लो तुमने कोई ऐसा काम कर दिया जो अपराध है, तब क्या होगा? तो अगर आपने कोई ऐसा कार्य किया है जो अपराध है, तो ऐसी स्थिति में आपको गिरफ्तार किया जाएगा। अब जो भी अधिकारी आपको गिरफ्तार करने आएगा, उससे आप पहली चीज जान सकते हो गिरफ्तारी का कारण, कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। हालांकि अगर आपने कोई अपराध किया है तो आपको पता ही होगा कि मुझे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, तो आप खुद ही नहीं पूछोगे, भाग ही जाओगे बेसिकली। लेकिन मान लो डायरेक्ट पुलिस आपके घर आ गई और आपने कुछ नहीं किया है, मान लो, है ना, आपको पता नहीं है, तो फिर आप पुलिस से पूछ सकते हैं कि मेरी गिरफ्तारी का कारण क्या है, मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। और पुलिस आपको प्रॉपर जो है वारंट दिखाएगी, जो आपके ऊपर आरोप होंगे वो आरोप बताएगी, तब आगे की कार्रवाई होगी। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर, याद रखना, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर आपको निकटतम मैजिस्ट्रेट यानी जज के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ये नियम है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर। अब इसमें जज साहब ये फैसला लेंगे कि आपकी गिरफ्तारी सही है या नहीं। अगर जज साहब को लगेगा कि इस आदमी को अरेस्ट रखना चाहिए, तब तो आपको आगे अरेस्ट रखा जाएगा। और जज साहब को लगेगा कि नहीं यार, इतना बड़ा केस नहीं है, इसको छोड़ दो, केस चलता रहेगा बट इसे छोड़ दो, जमानत दे दो, तो आप बाहर आ जाओगे। ठीक है, 24 घंटे में। और इस दौरान आपको अपनी इच्छा के वकील से मिलने का भी अधिकार होगा, आपको अपनी सुरक्षा के लिए वकील करने का भी अधिकार होगा। आप अगर खुद जज के सामने अपनी बात रखना चाहें तो खुद रखें, वरना आप एक जज भी, मतलब एक वकील भी रख सकते हैं जो आपकी बातों को जज साहब को समझाएगा कि आखिरकार केस क्या है। यह भी आपका अधिकार है, याद रखना। ठीक, फिर आता है आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल नंबर 23 है बलात् श्रम से प्रतिषेध। बलात् श्रम का मतलब होता है बेगारी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेगारी। बेगारी का मतलब है कि किसी से आपने काम कराया और पैसा भी नहीं दिया। इसी को हम लोग दूसरी भाषा में कह सकते हैं बधुआ मजदूरी। आपके यहाँ कोई काम करने आया, आपने उससे काम भी करा लिया, पैसा भी नहीं दिया और बांध के और रख लिया कि कल फिर काम कराऊंगा, तो ऐसा आप किसी व्यक्ति के साथ नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो उसके लिए प्रॉपर कानून बना हुआ है, बधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976। अगर आपने ऐसा किया किसी व्यक्ति के साथ, उसकी मजदूरी मार ली, उसको कैदी बना लिया, उसको दास बना लिया, अपना गुलाम बना लिया, तो आप पर इस कानून के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही हो सकती है। यानी किसी व्यक्ति को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। सब लोग स्वतंत्र हैं, उसका मन होगा तो काम करेगा, नहीं मन होगा तो काम नहीं करेगा। फिर आता है आर्टिकल नंबर 24, बाल श्रम पर प्रतिषेध। अब ये थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा ये अजीब है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लिखा हुआ है बाल श्रम पर प्रतिषेध, यानी 14 वर्ष से कम के जितने बच्चे हैं उनसे किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कराया जा सकता। क्यों? क्योंकि 14 वर्ष से कम के बच्चे का अधिकार क्या है? पढ़ाई का। आप पढ़ाई करो और कोई दूसरा अधिकार नहीं है, यही तो है ना। लेकिन अगर आप 14 साल से कम के बच्चे पे किसी भी प्रकार का काम करवाओगे तो ये बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है और इसका बहुत ज़्यादा उल्लंघन होता है। आप किसी भी चाय के ठेले पर जाओ, किसी भी चाय की टपरी पर जाओ, होटल पर जाओ, वहाँ पर आप क्या देखोगे कि कोई छोटा बच्चा ही आपको चाय सर्व कर रहा होगा या कप प्लेट धो रहा होगा, 100%। अब हो सकता है कि आप ये आर्टिकल पढ़ के गए और आप में जोश आ गया और आपने जो है उस चाय वाले को गरिया दिया कि साले तेरी हिम्मत कैसे हुई इस काम करवाने की, अभी बताता हूँ। तो पुलिस आएगी, हो सकता है उसका चाय का टपरी बंद करा दे, मे बी इसकी संभावना है। लेकिन फिर सवाल आएगा उस बच्चे का क्या होगा, क्योंकि बच्चा अगर चाय की टपरी पर काम कर रहा है मतलब परिवार से दुखी है तभी कर रहा है। सक्षम परिवार का कोई बच्चा थोड़ी करेगा। तो फिर उस बच्चे का क्या होगा? अब वो बच्चा आपसे कहेगा साहब चाय की टपरी तो तुमने बंद करा दी, तुम तो बहुत अम्बेडकर हो, अब मेरे साथ चलो, मुझे अपने साथ ले चलो अपने घर। तो आप लेके जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। दूसरा, एक इसका हास्यास्पद पहलू मैं आपको बताता हूँ। एक तरफ तो हम कह रहे हैं बाल श्रम पर जो है रोक है, कोई बच्चा कोई काम नहीं करेगा। चाय की टपरी पर अगर 14 साल से छोटा बच्चा काम कर रहा है तो वो चाय की टपरी वाला जेल जाएगा। अब अगर वही छोटा बच्चा आमिर खान, शाहरुख खान इनके साथ किसी पिक्चर में है और एक्टिंग कर रहा है और एक्टिंग करते हुए किसी होटल पर चाय की प्लेटें धो रहा है, कप धो रहा है, एक्टिंग कर रहा है और इसके बदले में लाखों रुपए पा रहा है, तो उसकी एक्टिंग की बड़ी तारीफ होगी कि हाँ क्या बढ़िया एक्टिंग कर रहा है। हो सकता है उसको एक नेशनल अवार्ड और
फिल्म फेयर और फलाना फेयर जो है अवार्ड मिल जाए उसको, तब बड़ा तारीफ होगी और डायरेक्टर पर कोई मुकदमा भी नहीं होगा। काम तो काम है भैया, लेकिन बात यह आ जाती है कि आप किस तरीके का कर रहे हो, आपके पीछे कौन खड़ा है। तो ये एक थोड़ा सा अजीब चीज़ है। एक तरफ तो छोटे बच्चों को काम करने की मनाही है, लेकिन वही छोटे बच्चे किसी टीवी सीरियल में, मूवी में काम करते हैं तो वो सब बढ़िया है, उसकी सब लोग तारीफ कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अजीब है। थोड़ा पानी ले लो, पानी ले लो। ठीक है, ये क्लास दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं पूरी की पूरी। तो एक बार 2 घंटे क्लास लेने के बाद मेरा गला एकदम समझो एकदम, अब क्या बताऊँ मैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए करना तो है ही। आगे बढ़ते हैं। आगे आर्टिकल नंबर 25। आर्टिकल नंबर 25 क्या है? आर्टिकल नंबर 25 है धार्मिक स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत भारत में रहने वाले सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। आप भारत में रहकर अपने धर्म से जुड़े हुए सभी आचरण कर सकते हो, अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको हवन करना है हवन करो, यज्ञ करना है यज्ञ करो, ठीक है, अजान करनी है अजान करो, ठीक, जो भी धार्मिक आचरण है वो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक सेकंड, हाँ जी, आप धार्मिक आचरण करिए, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और आप अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं कि मेरा धर्म बढ़िया है, मेरे धर्म में आप आइए, आपको शांति मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात तब आ जाती है जब आपके किसी धार्मिक आचरण करने से अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो वो फिर राज्य उसको कंसीडर करेगा। अगर आप जबरदस्ती लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहे हो तो राज्य उसको कंसीडर करेगा और उस पर रोक भी लगा सकता है। तो ये बात महत्वपूर्ण है। बाकी आपको अपने धर्म से जुड़े हुए समस्त आचरण करने की स्वतंत्रता है, आपको जो करना है करो, भारत स्वतंत्र देश है। लेकिन साथियों, स्वतंत्रता के बारे में कहा जाता है कि हमारी स्वतंत्रता हमारी नाक पर आकर के खत्म हो जाती है, यानी जहां हमारी नाक खत्म होती है वहां हमारी स्वतंत्रता भी खत्म हो जाती है। क्योंकि जब आपको अधिकार मिलते हैं ना, ये क्या है, फंडामेंटल राइट है। और स्पाइडरमैन की बड़ा ही फेमस लाइन है, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। यानी जब आपको अधिकार मिलते हैं ना तो जिम्मेदारी भी मिलती है। तो अगर आपको कोई अधिकार मिला हुआ है धार्मिक स्वतंत्रता का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों के कान फूट डालो सुबह सुबह, उनके भी अधिकार है। तो थोड़ा सा इसको समझ के जान के करने की आवश्यकता है। अगर आप इसे बेतरतीब तरीके से करेंगे तो राज्य इस पर रोक लगा देगा, समझने वाली बात है। अब अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ही साथियों सिख समुदाय को कृपाण रखने का अधिकार दिया गया है। हम और आप, कृपाण मतलब छोटी तलवार हम कह सकते हैं, हम और आप कोई तलवार लेकर के किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी पिक्चर हॉल में नहीं जा सकते, हमें रोक दिया जाएगा। ट्रेन में भी नहीं जा सकते, मेट्रो में। लेकिन सिख समुदाय को कृपाण लेकर कहीं भी जाने की अनुमति है। इवन हवाई जहाज में भी ये लोग कृपाण लेकर के जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कृपाण इनके धार्मिक आस्था का प्रतीक है। हम लोग जानते हैं गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य करे थे। उन्हीं 5 ककारों में से एक है कृपाण। तो कृपाण ये अपने साथ रखते हैं और वो एक हथियार के तौर पर नहीं बल्कि एक धार्मिक पहचान के तौर पर इस्तेमाल होता है, जिसको ये अपने साथ कहीं भी रख सकते हैं। कुछ सिख लंबी तलवार भी रखते हैं, जिन्हें हम निहंग सिख कहते हैं, वो लंबी तलवार भी रखते हैं। उनको भी अधिकार है कि वो इसे रखें, ठीक है। बाकी हम और आपको ये अधिकार नहीं। अब इसी में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूं कि आर्टिकल 25 में ही हिंदू की परिभाषा दी गई है, जिसके अंतर्गत सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं और बौद्ध भी आते हैं, ठीक है। याद रखना, अभी जब ये आंदोलन चल रहे थे है ना, तो मैंने कुछ वीडियोस देखे, उसमें जो नव बौद्ध हैं, नव बौद्ध जो लोग बने हैं, वो लोग बहुत चिल्लाते हैं कि अरे हम हिंदू नहीं हैं, हम तो दलित हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हम तो बौद्ध हैं। उन लोगों को थोड़ा संविधान भी पढ़ना चाहिए। केवल चिल्लाने से, केवल डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेने से ज्ञान नहीं मिलता है, उसके लिए पढ़ाई भी करनी होती है। तो वो लोग बहुत कहते हैं कि हम लोग तो जो है बौद्ध हैं, हम लोग हिंदू नहीं हैं, जबकि दिन रात संविधान संविधान चिल्लाते हैं लेकिन संविधान पढ़ते नहीं। आर्टिकल 25 में साफ साफ लिखा हुआ है कि हिंदू की परिभाषा के अंतर्गत जैन भी हैं, सिख भी हैं और बौद्ध भी हैं। आप अगर बौद्ध हो तब भी हिंदू सभ्यता का ही अंग हो, अलग नहीं हो आप। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तीनों धर्म उत्पन्न हुए हैं किससे? सनातन हिंदू धर्म से।
और ये बात भारतीय संविधान कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, जिसकी लोग दिन रात दुहाई देते हैं। अम्बेडकर अम्बेडकर चिल्लाते रहते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं, तो उन्हें ये समझने की आवश्यकता है। ठीक है, और ये पेपर में भी आ सकता है कि आर्टिकल 25 के अंतर्गत हिंदू धर्म की परिभाषा में कौन कौन से धर्म सम्मिलित होते हैं, तो ध्यान रखना। आगे आर्टिकल नंबर 26, ये है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत चूंकि हमें धार्मिक आजादी है, तो अगर आप धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करना चाहें, उससे जुड़े हुए काम करना चाहें, तो बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है। धार्मिक कार्यों का अगर प्रबंधन करना है, आपको मेला लगाना है, आपको यज्ञ करना है, हवन करना है, करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आपको अधिकार है। ठीक है, इसके लिए आप संपत्ति इकट्ठी करना चाहो, लोगों से पैसा लेना चाहो तो ले सकते हो। तो 26 हमें धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है, लेकिन 27 ये भी कहता है कि अगर धार्मिक कार्यों में आपसे कोई पैसा मांगने आए, जैसे मान लो लोग आते हैं कि साहब हम वैष्णो देवी में भंडारा करा रहे हैं, हमें पैसा दे दो, वो जो है पर्ची काट रहे हैं, तो उसमें आपको अधिकार है कि आप अगर वो पैसा ना देना चाहें तो ना दें, आपकी इच्छा है। यानी आप धार्मिक कार्यों में पैसा देना चाहें तो दें, ना देना चाहें तो ना दें। यही है धार्मिक कार्यों में कर ना देने की स्वतंत्रता, आर्टिकल नंबर 27। मन है तो पैसा दो, आपकी इच्छा है, श्रद्धा है तो दो, नहीं मन है तो मत दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर है आर्टिकल नंबर 28, ये है राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर कोई शिक्षण संस्थान राज्य के पैसे से चल रहा है, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के पैसे से चल रहा है, तो उसमें किसी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार भारत राज्य एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, यानी भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत सभी धर्मों को स्वीकारता है और भारत पंथ निरपेक्ष है। ध्यान रखना, धर्म निरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष है, याद रखना। इसके अंतर्गत भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन भारत के नागरिकों को धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। अब भारत का कोई धर्म नहीं है, तो जिसमें भारत पैसा दे रहा है उसमें धार्मिक शिक्षा भी नहीं दी जाएगी किसी प्रकार की। लेकिन जो विद्यालय किसी धार्मिक बोर्ड के अंतर्गत ही बने हैं, जैसे मदरसा अथवा गुरुकुल, तो मदरसा में आपको इस्लामिक स्टडी पढ़ाई जाएगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, और यहाँ संस्कृत पढ़ाई जाएगी, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन इनको छोड़ करके अगर कोई स्कूल बना हुआ है, कोई प्राइमरी है, कोई इंटर स्कूल है, या कोई आपका यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 28 इसका प्रावधान करता है। फिर आर्टिकल नंबर 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी भारत में जो भी अल्पसंख्यक हैं, हालांकि अल्पसंख्यक की परिभाषा प्रॉपर नहीं दी गई है भारतीय संविधान में, लेकिन अल्पसंख्यक उन्हें माना जाता है जिनकी अपनी कोई भाषा हो, कोई विशेष लिपि हो, कोई संस्कृति हो और खतरे में हो, जिनकी संख्या कम हो, उनको हम सामान्य रूप से अल्पसंख्यक कह सकते हैं। तो ऐसे समुदायों को भारत में प्रॉपर संरक्षण दिया जाएगा और उनकी संस्कृति को बचाने के लिए भी पूरा समर्थन दिया जाएगा, पूरा प्रयास किया जाएगा। हम भारत में किसी भी प्रकार की माइनॉरिटी को दबाते नहीं हैं, हमारा ये कल्चर नहीं है, ना ही भारत का कल्चर है, और भारत का कल्चर संविधान में भी दिखता है कि हम किसी भी प्रकार की माइनॉरिटी को ऑपरेस नहीं करते हैं। हमारे यहाँ सब सुख चैन से रह रहे हैं, सरकार की भले कोई भी बुराई करे, जैसे मुसलमान बीजेपी के बड़ा विरोध में रहते हैं, लेकिन उनकी स्थिति भी भारत में खराब नहीं है। योजनाओं का सर्वाधिक लाभ मुस्लिम लोग ले रहे हैं, ऐसा मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मैं देखता हूं फील्ड में जाकर के, खूब लाभ ले रहे हैं, कोई समस्या नहीं। और ये भी नहीं कि बीजेपी सरकार है तो उन्हें ये कह रही है तुम मुसलमान हो, तुम्हें राशन नहीं मिलेगा, तुम्हें आवास नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। पात्र हो तो मिलेगा। तो भारत की ऐसा कल्चर नहीं है कि हम अपने अल्पसंख्यक लोगों को दबाएं, हमारे यहाँ सबका सम्मान है। अब चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप अल्पसंख्यकों में अगर हम देखें इंडिया में मेनली, तो चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, यहूदी हो, ईसाई हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, सबका संरक्षण भारत करेगा, क्योंकि ये हमारा कल्चर है, या किसी को भी दबाया नहीं जाएगा। और आपको भी अधिकार दिया गया है आर्टिकल 30 में कि आप भी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अगर कोई शिक्षण संस्थान बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए AMU है। अब AMU एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, एक अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा प्राप्त है AMU को। अब AMU में अगर आप एडमिशन लेते हो साथियों, तो एंट्रेंस एग्जाम में ही आपको इस्लामिक स्टडीज का एक पेपर देना पड़ेगा, अनिवार्य है ये।
यानी आपको मोहम्मद साहब और इस्लाम का उदय और उनकी शिक्षाएं पढ़नी पड़ेंगी हर हालत में। वो पेपर में पूछेगा आपसे, एंट्रेंस एग्जाम में, तो बिना उसको पढ़े आप एंट्रेंस दे ही नहीं पाओगे, पास ही नहीं कर पाओगे। तो ये अनिवार्य है, और एएमयू में अगर आपको जाना है तो पढ़ना पड़ेगा। ये उनका अधिकार है, ठीक है। अब मान लो ऐसा ही कोई इंस्टीट्यूशन जो है जैन समाज के लोग खोल लें तो वो अपना लगा सकते हैं, यहूदी समाज के लोग खोल लें वो अपना लगा सकते हैं, और इनमें आरक्षण भी दे सकते हैं कि हम अपने स्कूल में सब आरक्षण देंगे। जैसे एएमयू में ज़्यादातर सीटें मुस्लिम समाज के लिए आरक्षित हैं, कि ज़्यादातर कौन पढ़ेगा इसमें, मुस्लिम पढ़ेंगे। ऐसा अन्य जो माइनॉरिटी हैं वो भी कर सकते हैं, और इसके लिए सरकार इन्हें सहायता भी देगी। जो भी पैसा इन्हें सरकार देगी वो खुले मन से देगी, कुछ भी इनके साथ भेदभाव नहीं करेगी, ऐसा कहता है आर्टिकल नंबर 30। अब आता है आर्टिकल नंबर 31। आर्टिकल नंबर 31 क्या है? आर्टिकल नंबर 31 है संपत्ति का अधिकार। ये अभी भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं है, इसको हमने हटा दिया है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, और अब ये वर्तमान में कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। इसको हमने 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1978 में मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया। तो अब ये कोई मूल अधिकार नहीं है, तो फिर क्या है? तो आज के समय में ये है एक कानूनी अधिकार। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर आपकी कोई जमीन है तो उस जमीन को अगर सरकार को आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार ले लेगी, ठीक, क्योंकि सरकार उस जमीन का इस्तेमाल देश के लिए करेगी। लेकिन सरकार के अलावा आपकी जमीन आपके चाचा, ताऊ, भाई, बहन, पड़ोसी, यार दोस्त कोई नहीं छीन सकता। बात समझ रहे हैं? मान लो कोई हाईवे बनता हुआ आ रहा है शानदार, बीच में तुम्हारा खेत आ गया, तो तुम्हारा खेत आने से ऐसा नहीं होगा कि हाईवे को मोड़ा जाएगा, नहीं, आपकी जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाएगा, उस पर कब्जा कर लिया जाएगा, बदले में मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन हाईवे तो ऐसे ही चलेगा, क्योंकि वो हाईवे देश के लिए समर्पित होगा। तो अगर आपकी संपत्ति देश के विकास में आड़े आएगी तो आपकी संपत्ति को ले लिया जाएगा। अब आप इमेजिन करो, जैसे मान लो मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरा घर है ये, इसके नीचे तेल निकल गया है, तेल का कुआं, तो फिर ये मेरा घर गया, भारत सरकार इसे अधिग्रहित कर लेगी, क्योंकि तेल से देश चलेगा। फिर मैं देखूंगा अच्छा जमीन मेरी है तो तेल भी मेरा ही है, मैं तो यहाँ पेट्रोल पंप लगाऊंगा, मस्त आराम से पेट्रोल बेचूंगा और रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। तेल फिर वो मेरा नहीं होगा, वो भारत सरकार का होगा। भारत सरकार मेरी ये जमीन, मेरा घर भर खसा करके इसको और बढ़िया यहाँ पर कोई तेल का कुआं स्थापित कर देगी, जिससे तेल निकाला जाएगा, मुझे कहीं और बसा देगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। लेकिन मेरा पड़ोसी कहे कि साहब मैं तुम्हारे घर पे कब्जा करूंगा और मैं यहाँ पर जो है एक अंतरिक्ष स्टेशन लगाऊंगा, स्पेस एक्स जैसे रॉकेट छोड़ूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। केवल सरकार ही को यह अधिकार है कि मेरी संपत्ति ले सकती है, बाकी किसी को कोई अधिकार नहीं है। अगर बाकी लोग ऐसा करने का प्रयास करेंगे तो मैं कानून की सहायता ले सकता हूं, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, ठीक है। तो आज के समय में ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में सम्मिलित नहीं है, यानी ये बॉक्स खाली है हमारा। ये पहले हुआ करता था 1978 से पहले। फिर आर्टिकल नंबर 32, इसे हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा तो यही काम आएगा। और इसी कारण से डॉक्टर अंबेडकर ने इसको क्या कहा है? इसी कारण से डॉक्टर अंबेडकर ने इसको कहा है संविधान का हृदय और आत्मा। ये किसने कहा है? डॉक्टर अंबेडकर ने। ध्यान रखना, संविधान का हृदय और आत्मा क्या है? आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत आप क्या कर सकते हो? तो अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो मूल अधिकारों का हनन होने पर, और 226 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट की शरण ले सकते हो अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट को हम कहते हैं मूल अधिकारों का संरक्षक। भारत में मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। याद रखना, महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट ना भी जाना चाहें फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे, तो आप अपने निकटतम हाई कोर्ट का भी सहारा ले सकते हैं। अब फंडामेंटल राइट्स को प्रॉपर चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करते हैं रिट। इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? रिट। रिट कितने तरीके की होती है? चलो देख लेते हैं। पहली रिट होती है साथियों बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है अगर कोई व्यक्ति गायब हो गया है, उसका पता ही नहीं चल रहा वो कहाँ है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस व्यक्ति के नाम से बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट निकालेंगे और उस व्यक्ति को सशरीर कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना होगा एक निश्चित समय में।
तो अगर कोई व्यक्ति गायब हो जाता है तो उसको कोर्ट में बुलाने के लिए आप रिट लगा सकते हैं, और उस रिट का नाम होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी व्यक्ति को सशरीर न्यायालय में पेश करने के लिए। दूसरी रिट है हमारे पास परमादेश। इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं। अगर कोई लोक सेवक, कोई सरकारी कर्मचारी, अधिकारी अपना काम करने से इनकार कर देता है या अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, जो काम उसे करना चाहिए वो नहीं कर रहा, तो इसके लिए कोर्ट जो रिट निकालता है वो होती है परमादेश, कि हम आपको आदेश देते हैं कि ये काम आपको करना होगा, तो वो काम आप करोगे, करना ही पड़ेगा, वरना कोर्ट आपको डिसमिस कर देगा, नौकरी आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है। तीसरी रिट होती है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना, और ये रिट निचली अदालतों पर जारी की जाती है। मान लो कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कोई काम करना शुरू कर दे, ऐसा काम शुरू कर दे जो उसके अधिकार में ही नहीं है। मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो सुनवाई शुरू कर दे फंडामेंटल राइट्स पे, तो क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अधिकार है? नहीं है। तब ऐसी स्थिति में रिट जारी होगी प्रतिषेध, यानी आप ये काम मत करो। अब ये रिट जो है साथियों, सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा। किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा हाई कोर्ट के लिए, और हाई कोर्ट जारी करेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को किसी प्रकार की रिट जारी करने का कोई अधिकार नहीं है, याद रखना। फिर आती है पांचवी जो रिट है साथियों, वो है उत्प्रेषण, यानी पूर्णतः सूचित कीजिए। अगर किसी मामले में निचली अदालतें बहुत ज़्यादा समय लगा लेती हैं, मान लो कोई केस था साहब, वो केस चल रहा था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, चलते चलते 15-20 साल हो गए साहब, वो खत्म ही नहीं हो पा रहा, तो उस केस को निपटाने के लिए व्यक्ति रिट लगाएंगे किसकी? उत्प्रेषण की, कि साहब इस मामले को खत्म करवाओ, बहुत लंबा समय हो गया, हम परेशान हैं। तो हाई कोर्ट रिट जारी करेगा किसके लिए? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए, कि आपके पास जो मैटर है वो तुरंत हमें पहुंचाओ, यानी कहाँ पहुंचाओ? हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट इसको देखेगा। अगर कोई मामला हाई कोर्ट में लंबित है बहुत लंबे समय से और काम नहीं हो पा रहा है, तब वो फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा और सुप्रीम कोर्ट उस मामले पर सुनवाई करेगा। यानी अगर किसी मामले में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से चला जाएगा वो हाई कोर्ट इस रिट के माध्यम से, और अगर हाई कोर्ट में भी समय लग रहा है तो इस रिट के माध्यम से चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में समय लगेगा तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं होता है। ठीक है। अंतिम जो रिट होती है वो होती है अधिकार परीक्षा। किस अधिकार से? यानी अगर किसी लोक सेवक के पद पर कोई अयोग्य व्यक्ति बैठ जाए, कोई ऐसा व्यक्ति बैठ जाए जो उसके योग्य ही नहीं है, तब ऐसी स्थिति में उसको हटाने के लिए पूछा जाता है किस अधिकार से यहाँ बैठे हो। इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। पिछली सरकारों में यूपीपीएससी के एक चेयरमैन बन गए थे जिनका नाम था अनिल यादव। अनिल यादव जी को यूपीपीएससी का चेयरमैन बना दिया गया। अनिल यादव ने वो आतंक मचाया यूपीपीएससी का चेयरमैन बनने के बाद कि चारों ओर त्राहिमाम हो गया, पेपर लीक होने लगे, फाइलें जलाई जाने लगी, कॉपियाँ जलाई जाने लगी, दुनिया भर से इनकी शिकायतें आने लगी। तब हाई कोर्ट ने तत्कालीन सरकार से पूछा कि भैया इस आदमी में ऐसी क्या योग्यता है जो तुमने इसे बिठा दिया है, और ये किस अधिकार से यहाँ बैठा है? क्या इससे पढ़ा लिखा आदमी उत्तर प्रदेश में मौजूद नहीं है? क्या ये बहुत बड़ा शिक्षाविद है? ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, इनके ऊपर आपराधिक मुकदमे भी चल रहे थे, तो हाई कोर्ट ने इनको हटा दिया, बर्खास्त कर दिया कि तुम बेकार आदमी हो, तुम्हें इस पद पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। इनको बर्खास्त कर दिया। इनके बाद जो अगले व्यक्ति आए उनका नाम था अनिरुद्ध यादव, और ये मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि अनिरुद्ध यादव जी और मेरे पिताजी एक ही डिग्री कॉलेज में साथ काम करते थे, और मैं उनसे व्यक्तिगत भी मिला था, हमारे घर भी आए थे। वो यहीं जो बदायूं में डिग्री कॉलेज है उसमें ये लोग साथ काम करते थे, और मैं उनसे कई बार मिला। बहुत ही सौम्य स्वभाव के, बहुत ही अच्छे स्वभाव के वो व्यक्ति थे, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वो अध्यक्ष रहे। अभी कुछ दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो कुल मिला के अयोग्य व्यक्ति जब किसी पद पर बैठ जाते हैं तो उनको हटाने के लिए रिट जारी होती है अधिकार परीक्षा। आई बात समझ? आगे देखिए आर्टिकल नंबर 33 क्या है? सशस्त्र बल और फंडामेंटल राइट। इसका मतलब ये है साथियों कि जो हमारे सशस्त्र बल होते हैं उनके मूल अधिकार सीमित होते हैं। यानी जो हमारे सशस्त्र बल हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आर्मी है, जैसे हमारी नेवी है, या एयरफोर्स है हमारी, या हमारा एसएसबी है जो हमारे पैरामिलिट्री है, सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, तो इनको बहुत सारे सीक्रेट देश के पता होते हैं। मान लो आप सेना में बहुत बड़े अधिकारी हो गए, अब आपको देश का कोई सीक्रेट पता चला,
तो फिर आपको उसमें सीक्रेट रखना होगा। अब ये ना है कि हमारे और आपकी तरह के उठाया कैमरा और सब बता डाला कि अरे परमाणु बम में ये बटन दबाओ तो ये लाइट जलेगी और वो बटन दबाओ तो उड़ जाएगा, है ना, ये सब नहीं। तो इनके फंडामेंटल राइट थोड़ा सीमित होते हैं, याद रखना, ठीक है। जो लोग किसी जिम्मेदार पद पर होते हैं सेना में या पैरामिलिट्री में, उनके अधिकार सीमित होते हैं, उन्हें बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेंगे। उन्हें अगर कहीं विदेश में भी जाना है तो बता के जाना पड़ेगा कि वो कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, किससे मिलेंगे, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला है। तो जब आप सेना में होते हैं, सशस्त्र बलों में होते हैं, तो आपके फंडामेंटल राइट थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाती है, आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। यही हमें बताता है आर्टिकल नंबर 33। फिर है 34 है मार्शल लॉ। अगर किसी स्थान पर सेना का कानून लागू है, मार्शल लॉ लागू है, तो फिर वहाँ पर फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं ज़्यादातर। अगर मान लो कहीं पे एनकाउंटर चल रहा है सेना का, सेना आतंकवादियों को पेल रही है और तुमको मैं तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत यहीं टहलूंगा, मैं तो यहीं पे अपनी यूट्यूब वीडियो का लाइव करूंगा, तो वो नहीं कर सकते, सेना बहुत मारेगी बेहिसाब, ठीक है। तो अगर किसी स्थान पर सेना के कानून लागू हैं तो वहाँ पर फंडामेंटल राइट सीमित हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और अंतिम साथियों, आर्टिकल नंबर 35, मूल अधिकारों पर हमेशा याद रखना, मूल अधिकारों पर, फंडामेंटल राइट्स पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केवल और केवल संसद के पास है। संसद वो संस्था है जो कि मूल अधिकारों पर कानून बना सकती है। यानी मूल अधिकारों में कोई भी चेंज करना है और वो चेंज सकारात्मक ही होगा, हमेशा याद रखना, नकारात्मक चेंज नहीं होगा। कोई भी चेंज होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो संसद में ये अधिकार है कि वह चाहे तो मूल अधिकारों को चेंज कर सकती है, सकारात्मक तरीके से बदल सकती है। तो ये हुआ साथियों आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट समझ लिया, पूरा आपने रिवीजन भी कर लिया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर बीपीओ की तैयारी कर रहे हो तो केवल और केवल फॉलो करो हमारे चैनल को। इस लेक्चर की पीडीएफ पूरी की पूरी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।